में सर सम्मिलित हुए थे और उसके बाद यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर से तमाम सवाल पूछेंगे और किस तरीके से हरियाणा में आगे उनका विजन रहने वाला है, क्योंकि रोहतक को अगर कोई जानता है तो वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से ही आज जाना जाता है। और जिस तरीके से उनका जलवा रोहतक में है, उसी तरीके से हरियाणा में वो आगे क्या कार्य करेंगे और किस तरीके से आगे उनका विजन रहने वाला है, सरकार के कौन से मुद्दे हैं जिनसे वो असहमत हैं और किस तरीके से आगे उनका विजन रहेगा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, इस पर भी चर्चा करेंगे। रोहतक में कितना विकास हो रहा है और कहां पर रोहतक पिछड़ रहा है, उस पर भी हम उनके साथ चर्चा करेंगे। तो उनको मंच पर मैं बुलाऊंगी। सर, बहुत स्वागत है आपका, मंच पर आइए। और इस सेशन को होस्ट करेंगे सुंदर सोलंकी जी, मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा के। सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। तो बहुत तालियों के साथ स्वागत करिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। साथ ही सुंदर सर इस सेशन को होस्ट करेंगे। सुंदर जी, ओवर टू यू। शुक्रिया ममता। जिस दिन से चला हूं मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। हुड्डा सर, राहुल गांधी जी की यात्रा ऐसे ही लगती है। विपक्ष, ये जो सरकार बीजेपी की, चाहे हरियाणा में हो चाहे सेंटर में हो, ये लोग कहते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, चाहे हिमाचल है जो ये मील के पत्थर हैं, गुजरात है वो दिखे ही नहीं। लोग तो चुनावों में प्रचार करते हैं, वो यात्रा निकल कर कहाँ कहाँ जा रहे हैं लेकिन वहाँ नहीं गए। इससे क्या आपका क्या मकसद है? इससे मकसद ये है कि जिस तरह की तैयारियां, चाहे सीधा जो नज़र है, क्या ऐसा है कि केवल पीएम बनना है, ये जो और बीच के रास्ते हैं उन पर उनकी निगाह नहीं है। ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। जो यात्रा का, राहुल गांधी की यात्रा का लक्ष्य क्या है जी? उनके लक्ष्य हैं, एक तो महंगाई के खिलाफ, खाली वोट लेने का लक्ष्य नहीं है उनका, चुनाव जीतने का लक्ष्य नहीं है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जो आज देश में हो रहा है, और भाईचारा बनाने के खिलाफ। क्यों उनका कहना है, सोचना है कि देश कब आज़ाद हुआ? देश जब आज़ाद हुआ जब देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति का आदमी एक हो गया। गांधी जी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ। अब देश आगे कैसे बढ़ सकता है, मजबूत कैसे हो सकता है? वो भाईचारा जोड़ने से होगा। और ये उन्होंने कहा कि वो तो मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं नफरत के बाजार में। तो ये है, तो मोहब्बत की दुकान अपने हरियाणा की दुकान का मतलब सब आपस में भाईचारे का, सब एक होकर, जब भी देश आगे जाएगा। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि दरअसल ऐसी स्थिति है जो भारत तोड़ने वाली, जोड़ने की तो तभी आती है। ऐसा है जो उनकी यात्रा है उसको जो समर्थन मिल रहा है हर वर्ग से जी, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, वो हर वर्ग से इतना जोरदार समर्थन मिल रहा है। उसको देखकर जो आप बात कह रहे हो बीजेपी या जेजेपी, वो घबराई हुई है, घबरा चुके हो। ये घबराहट की भाषा है। तो जन समर्थन को देखकर घबरा गए हैं। विप्लव कुमार देव पूर्व सीएम हैं, रह चुके हैं त्रिपुरा के और अभी बीजेपी के प्रभारी हैं। उनका कहना ये है कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, भारत तो तभी जुड़ गया था। ये अब भारत जोड़ने की कौन सी जरूरत उन्होंने पड़ी? कब कहा कि भारत जुड़ा नहीं हुआ है? जुड़ा हुआ भारत जोड़ने की जरूरत है, कुछ ताकतें तोड़ने के प्रयास में है। भाई, कोई धर्म के नाम पर, कोई जात पात के नाम की राजनीति रखकर देश आगे नहीं चल सकता। वो देख के चले हैं महंगाई आज कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। हरियाणा में जिसमें आप बैठे हो, पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पे 37.4। तो बीजेपी तो कहती है कि अगर सरकारों की सरकारी नौकरी की बात करे आप तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो क्या? बीजेपी क्या आप मेरे से सवाल पूछो, जो हर सवाल के पीछे बीजेपी कहती, वो तो कहेंगे सरकार, वो तो कहेंगे सरकार के लोग ये बात ही तो कहते हैं कि अपनी जो उपलब्धियां और वो अपनी विफलताएं कैसे कहेंगे? उपलब्धि तो है नहीं कुछ, उपलब्धि गिनाने की कोई नहीं है।
8 साल हो गए हरियाणा में। जी मेरे को ये बता दें, 1 इंच रेलवे लाइन बढ़ाई हो कहीं, 1 इंच मेट्रो बढ़ाई हो कहीं, एक कोई बड़ी संस्था लेके आए हों, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो। एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने ऐलान किया था, कल्पना चावला मेडिकल को जो हमने करनाल बनाया था, सरकार बनते ही कहा था हम इसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब तक छोटी मोटी बिल्डिंग बनी वहाँ। 8 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। हमारे समय में कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितने मेडिकल कॉलेज बने। तो इनकी कौन सी उपलब्धि? गुरुग्राम उपलब्धि का उन्होंने बनाई है, कौशल विकास यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है। कौशल विकास यूनिवर्सिटी कौन सी? पलवल में जो दुधौला में। फरीदाबाद में, वो YMCA नहीं, पलवल दुधौला गांव में जो। तो YMCA की यूनिवर्सिटी हमने बनाई थी, उसका नाम कुछ भी रख लो आप। नहीं, एक कौशल विकास यूनिवर्सिटी को वो हाँ, तो गिनवाते, वो गिनवाते। को बनाई वो होगी, ये भी कह रहे किस थे लेवल अभी- की? वो तो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कह रहे हैं, लेकिन कितनी बन चुकी है? वो कह रहे 5-6 का काम जो मेडिकल कॉलेज है वो बस पूरे होने वाला है। हाँ, तो कितने? 10 साल में? 10 साल में हमने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए थे? गिनाऊं आपको क्या क्या बना 10 साल में? और ये एक गिना दें आप। पंचकुला से शुरू हो जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमारे समय में आया। वहाँ से कुरुक्षेत्र आ जाएं आप, देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र में बना। और फिर करनाल आ जाएं, कल्पना मेडिकल कॉलेज करनाल में बना। फिर आप आ जाओ करनाल से पानीपत में आ जाओ, जितनी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री आई है वो पानीपत में आई। फिर सोनीपत में आ जाओ, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसमें SRM क्या, अशोका क्या, क्या नाम, ये IIT क्या, और ये डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी क्या, और ये नवीन जिंदल जी की भी है वहाँ यूनिवर्सिटी। और महिला मेडिकल कॉलेज, महिलाओं के लिए अलग से मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी, ये सोनीपत में आए। यहाँ से चले जाओ फरीदाबाद जी, मेडिकल कॉलेज वहाँ, YMCA जो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था YMCA यूनिवर्सिटी वहाँ बनी। गुड़गांव चले जाओ, देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन वहाँ रखा गया, देश के प्रधानमंत्री ने रखा। आगे रेवाड़ी चले जाओ, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी वहाँ, सैनिक स्कूल वहाँ। आप झज्जर आ जाओ, एम्स वहाँ पर, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट वहाँ पर। रोहतक आ जाओ, यहाँ IIM यहाँ पर, और विजुअल एंड आर्ट्स परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी, यहाँ परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी यहाँ पर। फिर आप भिवानी चले जाओ, चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी वहाँ पर। फिर आप जींद आ जाओ, चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी वहाँ पर। फिर आप सिरसा चले जाओ, चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों की यूनिवर्सिटी थी, उसको राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई। फिर 1 यूनिट इन्होंने पावर की बढ़ाई हो, बिजली की बढ़ाई हो। 4 हमारे 4 समय में, 1 यमुनानगर में थर्मल प्लांट लगा, 2 झज्जर में लगे, 1 हिसार में लगा। इन्होंने कोई बढ़ाया? कोई भी एक भी उपलब्धि ये बता दें। लेकिन कई सर बार ये आपने जबानी शिक्षा- से नहीं होती, पूरे- प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में आपने जिस तरह से विकास गिनाए, चाहे वो शिक्षा की बात हो और चाहे दूसरे काम की बात हो, लेकिन ये विकास हरियाणा के लोगों को समझ में क्यों नहीं आया? बदल क्यों दिया आप लोगों को? क्या बदल दिया? मतलब सर वो तो जनतंत्र है, लोकतंत्र है। झूठे वादे किए, हमने जो मैनिफेस्टो में लिखा वो किया। नहीं, आपके सच्चे वादे भी जनता को नहीं लुभा पाए, उनके झूठे यही वादे वजह भी है, लुभा पा रहे हैं। यही वजह है 14 में झरोके में आ गए, 19 में क्या नतीजा आया? 19 में वो तो सरकार चला रही थी। सरकार कहाँ कैसे बनी? गठबंधन की सरकार। एक कहने लगा, एक कह रहा था 75 पार करेंगे, दूसरा बोला इनको बीजेपी को यमुना पार करो। और जब चुनाव के नतीजे आ गए, कोई नीतिगत थोड़ा ही गठबंधन, दोनों यार बन गए अपने स्वार्थ में। ये सरकार है, जब भी तो इस प्रदेश का जो है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज कितना कानून व्यवस्था खराब करा है, ये तो इनकी उपलब्धि है। कोई आप बताओ, आप यहाँ हरियाणा में रहते हो, सबसे बात करते, एक उपलब्धि गिराओ, वो उन्होंने ये कर दिया। अभी वो शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी, उनकी छोड़ो, मैं उनकी शिक्षा मंत्री की बात नहीं करता, आप अपनी बताओ। वो कह रहे हैं कि जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। 36 मैं महाविद्यालय लड़कियों के लिए खोल दिए अरे हैं। बात सुनो, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा वही हूँ। बता रहा हूँ। उनकी बात छोड़ दो, तुम बताओ, तुम ये बताओ। मैंने ये देखा भाई, मैंने एक तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी इनकी देखी,
क्या गुरुग्राम यूनिवर्सिटी किसने छोड़ी थी जगह? प्लानिंग देखी है आपने किस टाइम हुई थी? मेरे समय की है। 4 कमरे बनाने से गुरुग्राम यूनिवर्सिटी बन गई। अरे यूनिवर्सिटी तो बनी है, आप यहाँ देखो इसमें जाके आप कानपुर में यूनिवर्सिटी तो वो कहते हैं उसको, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं यहाँ। और ये जो बात कहते हैं कि बगैर खर्ची बगैर पर्ची के हमने जो ये परंपरा बदली है नौकरी देने की, हाँ दो सबूत है ना। जिस तरह परचून पे दुकान पे परचून बिकता है ना, इस तरह नौकरियां बिकी हैं। अटैचियां HPSC के दफ्तर में मिली अटैचियां। वो कह रहे हैं कि हम पकड़वाते हैं, आप लोग तो बचा एक हमारे समय था ही नहीं, कोई था ही नहीं। ये तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों में दोष कर रहे हैं। अब ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं भाई। करोड़ों रुपए HPSC के दफ्तर में पकड़े गए और उसका जो कमीशन का चेयरमैन क्यों सस्पेंड करना पड़ा, क्यों हटाना पड़ा, ये आपके सामने है। तो ये छोड़ दो, आप सब जानते हैं नौकरियां हैं किस तरह बिकी हैं। अच्छा सर, ये और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो यहाँ के MLA के लड़के कह रहे हैं। रणधीर गोलन जी ने जो गोलन से उनसे पूछो, उनके आरोप लगाया, उनके लड़के आरोप तो आरोप ऐसे ही थोड़ा लगा यार। हमारे समय बताओ कभी ऐसा आरोप आया हो कहीं से? अच्छा सर, ये 2 चरणों में राहुल जी की यात्रा यहाँ पहुंची। हाँ। ले लीजिए फोन, ज्यादा शायद कोई 2 चरणों में ये हरियाणा को क्या मिला उससे, हरियाणा कांग्रेस को क्या मिला? नहीं, मैंने कहा ना मकसद कोई वोट लेने का नहीं है जी। हरियाणा कांग्रेस को ये मिला और हरियाणा को ये मिला कि लोगों की आवाज़ मजबूत हुई है। वहाँ से शुरू किया फिरोजपुर जरका से, जी। ज्यों ज्यों राहुल जी आगे बढ़ते गए उनका काफिला बढ़ता गया और हर वर्ग की आवाज़ बनती गई। लोग जो बेरोजगार हैं, जो हरियाणा, ये दर्शाता है कि हर व्यक्ति इस मौजूदा सरकार से विमुख है। किरण चौधरी जी कहती हैं, सीधा वो आरोप लगाती है। एक बात बताओ यार, तू फलाना ये कहता है, फलानी ये कहती, तू अपनी कह, तू सवाल मेरे से अपना पूछ। तुम्हारा सवाल हो तो पूछ लो, नहीं है तो दूसरा मत पूछो। ये जो आप लगातार जो ये बात कहते हैं, इन पे मनोहर सरकार पे आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार या कोई काम नहीं हुआ, ये जब आप दूसरी बार चुनाव में गए ये 2019 में, तब भी आपकी सीटें कम आई इनसे, तो इनको कितनी आई? 31 आई हमारी। और किस प्रकार से आई आपको मालूम है? हमारी तो दुगनी हुई सीट, 14 से तो हम तो 31 गए। और ये कहां से कहां आए? फिर भी सत्ता में बैठे हैं वो तो। सत्ता तो गठबंधन है, जोड़ तोड़ का है। तो और तब मैंने बता दिया तो आपने भी चलाई थी, आपके भी थे, स्वार्थ में है। मैंने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था, 40 ही थे, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था। अच्छा सर, मैं ये पार्टी एक दूसरे को गाली देके एक दूसरे को बाहर करके बने हैं, कोई नीतिगत थोड़ा गठबंधन है इनका। नहीं, ये तो बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। खुद बीजेपी वाले परेशान हैं, जब सड़कों की बात आती है, शराब की बात आती है, तो वो भी कहते हैं कि गठबंधन का नुकसान हमें हो रहा है। देखिए, जब वहाँ से यात्रा शुरू करी मैंने, जो सारे बाहर से भी लोग आए हुए थे, जो वहाँ से, मैं वहाँ से आपको कहता हूँ, जो सड़क के बदहाल थे, लोगों ने कहा, जो पहली कई साल के बाद आज हरियाणा में आए कि जी हमने तो सुना था हरियाणा की सड़कें बहुत अच्छी है, इतना बिल्कुल बदतर हैं। तो मैंने कहा वो 8 साल पहले की बात याद है आपको? 8 साल में सब जो कहीं मेंटेनेंस नहीं। फिर वहाँ से आए मेडिकल कॉलेज में, वहाँ के स्टूडेंट मिले, ये हमारे डॉक्टर नहीं है, हमारे लेक्चर नहीं है। फिर ये बच्चे मिले कि हमारी फीस इतनी बढ़ा दी, जो ये बॉन्डिंग किया है, ये समस्याएं आगे थी। फिर फौजी मिले, एक्स सर्विसमैन, बड़े बड़े जनरल मिले, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। फिर दूसरे चरण में जो है किसान मिले, महेंद्र सिंह टिकैत आया, युद्धवीर सिंह आया, किसानों की समस्या रखी। जो गन्ना बोता है किसान, वो मिले। 1 रुपया नहीं बढ़ाया। हमारे टाइम में कितना बढ़ा था? और सरकार तो कहती है कि 117 फसलों पे जब हमने शुरू किया उस टाइम 117 रुपए क्विंटल था गन्ने का जी, और 320 छोड़ के गया था, 310 या 320। अब 8-10 साल में सिर्फ 40-50 बढ़ा है, जबकि लागत इतनी बढ़ा दी। हमारे समय में ना तो टैक्स
खाद पे था जीएसटी, ना कीटनाशक दवाई पे था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था। मतलब लागत कम थी, किसान की आमदनी थी, खुशहाल था किसान। आज लागत बढ़ा दी, जीएसटी लगा दिया, कहाँ थे, किसी पे 28%, किसी पे 14%, लागत तो इतनी बढ़ा दी। खाद मिलता नहीं, खाद थानों में बंटवाना पड़ता है इनको, और जो है 1 रुपया भी गन्ने का नहीं बढ़ाया। तो ये तो किसान का हाल है। यहाँ बेरोजगारों का आपने देख लिया, बदहाल है। सर, ये जो बीजेपी है, या यूं कहिए कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है, अभी से एक ऐसा नैरेटिव फिर तैयार वही हो कह रहे हो गया है। आप सवाल पूछो भाई आपने। हाँ, मैं वही सवाल हाँ, पूछ रहा हूँ क्या पूछो? कि ये उनके पास एक ऐसा चेहरा है पीएम पद के लिए, हाँ? नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। आपका जो चेहरा है, राहुल गांधी जी रहेंगे पीएम पद के लिए? देखिए, ये यात्रा किसी पीएम पद के लिए नहीं है। उन्होंने साफ कहा है राहुल गांधी जी ने कि ये वोट लेने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बात तय है कि कोई भी विपक्ष इकट्ठा होगा तो उसमें कांग्रेस का मुख्य रोल होगा। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है सर, उसमें जो एक नैरेटिव पूरी तरह से तैयार कर दिया जा रहा है या किया जा रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि 2024 में जो बीजेपी लगातार ही दावा कर रही है, तो आएगा तो मोदी ही, आएगी तो बीजेपी, क्या बीजेपी ही ये आएगी। तो ये तो प्रजातंत्र है, जिसको लोग चाहेंगे आ जाएंगे। इसमें क्या सबको मानने होगा? कांग्रेस आई जब कांग्रेस को माना, कोई बीजेपी आई जब कांग्रेस, प्रजातंत्र है, इसमें क्या है, जनतंत्र है ये। अच्छा, कांग्रेस का इस तरह की वो कौन सी चीज, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश ये भरोसा करे जो पिछले 8 साल से नहीं कर रहा है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये रहा बेरोजगारी वाली बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है भाई, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या वायदा था? तो ये बीजेपी भी इन्हीं मुद्दों को लेकर आपके खिलाफ उतरी थी मैदान में, अगर आपको याद हो तो। बेरोजगारी, महंगाई, तो फिर कांग्रेस के राज में ये चलो जो भी था, ये बातें अलग है, लेकिन आज क्या था, इनका क्या वायदा था? सिलेंडर कितने का था, आज कितना का सिलेंडर हो गया? किसान की दुगनी आमदनी करने का वायदा था, वो तो बर्बादी भी कगार पे आ गया। किसानों की बात की है सर, ये आपने, खासकर अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के किसानों की हरियाणा की करो आप जी, हाँ। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के लोगों के लिए अब आप किस तरह की ऐसी बातें या ऐसी योजनाएं, या यूं कहिए कि ऐसे मुद्दे लेकर जा रहे हैं कि जो लोग, जो कारवा हमने देखा जो जुड़ा हुआ राहुल गांधी जी की यात्रा में, वो अब और आगे बढ़ेगा? नहीं यार, वो तो बड़े हुए हैं। हरियाणा में तो लोग बना चुके हैं कि केवल कांग्रेस को ही ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं और मौजूदा गठबंधन सरकार से विमुख हो चुके हैं। इनमें कोई सोचने की या डाउट की बात नहीं है। 2024 में आप देखेंगे लोगों का फैसला कांग्रेस के पक्ष में आएगा, कि उन्हें देख लिया, तोल के देख लिया। आज क्या है, यहाँ प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया। आज जब हमने 4 तो पावर प्लांट लगाए, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, मेट्रो लेके आए और लेके आए, पूरे प्रदेश पर 60-70 हज़ार करोड़ था, 70 हज़ार करोड़ था शायद, था तो 60, लेकिन इन्होंने जो लाइबिलिटी थी वो जोड़ के 70 हज़ार करोड़ की। और आज कितना कर्जा है आपको मालूम है? 3,25,000 करोड़ प्रदेश में खर्चा, 1,22,000 लाइबिलिटी है। इसका मतलब 4 लाख करोड़ को बोझ के नीचे दब चुका है हरियाणा। वो कहते हैं कि विकास के लिए जरूरी हो जाता है। कौन सा विकास बताए तो सही, कौन सा विकास किया भाई? विकास का मेरे को दिखाए तो, प्रत्यक्ष को प्रमाण दिखाए भाई ये विकास किया हमने। अच्छा सर, ये जो बात आप कह रहे हैं कि 3,000 दिन के तकरीबन इनको हो गए हैं 8 साल राज करते हुए, आप कहते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। किसान की आप बात कर रहे थे, ये जो SYL को लेकर ही दोनों मुख्यमंत्री पंजाब और हरियाणा के मिले भी, आपको कोई संभावना नजर आ रही है कि ये पानी हमारा ये हरियाणा के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका, उसमें बैठन का कोई मायना ही नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना चाहिए था हरियाणा सरकार को। असेंबली में मैंने उठाया था, उन्हें वो कहा था, वायदा किया था इस सरकार ने कि हम जांच करा के, मतलब लीगल हो के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे। क्यों नहीं डाल रहे? सिर्फ अपना समय पास कर रहे हैं। तो इनकी मंशा क्या? मंशा ये है, मंशा विल नहीं है, विल पावर नहीं है हरियाणा का हक दिलाने के लिए। आप एक बताओ सर, सुप्रीम कोर्ट से
बड़ा कोई कोर्ट है देश में? देश की सर्वोच्च अदालत है सर। उसका फैसला फाइनल हो चुका है। और ये यहाँ नहीं, आप गृह मंत्री की हाजिरी में ये बात उनके वकील बता के थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, मैं भी थे वहाँ, कि ये फाइनलिटी हो चुकी है। अब तो एक ही रास्ता था, जिन्हें इतने साल गुजार दिए। अरे इतने साल के बाद तो पंजाब ने जो फैसला करा था तो वो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में दिया और उसको मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डाला? भाई ये किसकी जिम्मेवारी है? फैसला सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंट कराना जिम्मेवारी है बीजेपी सरकार केंद्र की और हरियाणा की जिम्मेवारी है। क्यों नहीं करा रहे भाई? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डाल रहे? तो आपके समय में क्या स्थिति थी सर? कोई बैठक का कोई व्यर्थ समय व्यर्थ करना है, बैठक का कोई मायने नहीं। आपको क्या समाधान नजर आता है इसका? ये कंटेम्प्ट ऑफ समाधान है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, इंप्लीमेंट करवाओ। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर चुका है, फाइनलिटी अटेन हो चुका है, उसको अमली जामा पहनवाओ। और क्या मायना है? हुड्डा साहब ये बड़ा भरोसा दे रहे हैं। दरअसल ये बात जो SYL पानी को लेकर जो बात हो रही है कि सरकार लगातार ये कोशिश करती है कि बरगलाने की कोशिश करती है, बहकाने की कोशिश करती है, सरकार संजीदा रही है। SYL के हिसाब से उसका जो हल हुड्डा साहब ने दिया है कि उससे जो हरियाणा का एक बड़ी पुरानी मांग है वो पूरी हो सकती है। हुड्डा सर एक और बात, मांग नहीं है, हरियाणा का हक है भाई, और सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुका हरियाणा के हक में। मांग क्या है? हक मिल नहीं रहा। मांग क्यों करें हम? तो फैसला हो चुका हमारे हक में। आप भी 10 साल रहे, ये हक तब भी नहीं, जब कोर्ट में लंबित था मामला, हम थे, वही तो उसी का तो फैसला हमारे हक में आया ना। वहाँ पंजाब सरकार ने जो फैसला हुआ था प्रधानमंत्री के उसमें, वो एब्रोगेट कर दिया था फैसला। वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करे, कई साल हो गए, ये फैसला कर दिया कि वो गलत किया था। जो हमारा फैसला है हरियाणा SYL खोदने का, वो फाइनल है। चलिए, हर हरियाणा वासी की यही उम्मीद है कि ये SYL का पानी हमें, हमारा जो हक है वो जल्दी से मिले। ये सर एक और पार्टी आ गई है, ये आम आदमी पार्टी, ये भी कहती है कि हरियाणा को बदलेगी। हरियाणा आम आदमी पार्टी का पंजाब में क्या स्टैंड है? हाँ, वो बड़ी बुरी। पंजाब में क्या स्टैंड है? वहां वो पानी देते हम नहीं। एक बूंद पानी नहीं देंगे तो किस मुंह से यहाँ वोट मांगेंगे भाई? देख लिया उन्होंने, शुरू में जब पंजाब में सरकार आई, यहाँ थोड़ा सा आम आदमी की पार्टी की तरफ गए, लेकिन ये बाई इलेक्शन में देख लिया, जमानत भी नहीं बची इनकी। यही रिजल्ट यहाँ होना है। यहाँ कोई दुविधा नहीं है, यहाँ लोगों हरियाणा के समझदार हैं, उन्होंने मन बनाया हुआ है। जो चुनाव होगा 2024 का, कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। ऑल्टरनेटिव जो है कांग्रेस ही है। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि अब ये 8 साल इनके कंप्लीट हो गए, इन्हीं पे ही, क्योंकि आप प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रहे हैं और विपक्ष की बड़ी जिम्मेवारी आपके पास है, तो ये जो इनका कार्यकाल है, आप कहते हैं कि इन्होंने लूट मचाई या भ्रष्टाचार किया, ये जो, तो इसमें कोई शक है क्या? वो तो कहते हैं कि हमने तो इससे ज्यादा भ्रष्टम सरकार कभी नहीं आई, तस्वीर ही बदल सबको दी मालूम हरियाणा है, की। सबको मालूम। जब भी तो सड़कों का ये हाल है। आज हमने हमारी खेल नीति के अनुसार बड़े बड़े स्टेडियम बनाए थे, है मेंटेनेंस किसी की? आज किसी भी कोई ऐसे तो कर्जा कैसे बढ़ गया भाई? क्या किया है बताए तो? 1 इंच मेट्रो बढ़ाई हो, कहीं रेलवे लाइन लेके आए हों, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट लेके आए हों जैसे एम्स बना या IIM बना, ऐसा कोई लेके आए हों, नेशनल मतलब वो नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन लेके आए हों, कोई ऐसा लेके आए हों? एक तो बताएं उपलब्धि, एक तो बताएं। वो नौकरियों को बड़ी उपलब्धियां बताते हैं कि आपने जो 10 साल में नौकरी दी, उन्होंने डबल दे दी आपसे। 97,000 मेरे समय तो बेरोजगारी की ये परसेंटेज नहीं थी। 37.4% कैसे हो गए? कैसे हो गए भाई? मेरे आंकड़े थोड़ा हैं, CMI के आंकड़े हैं। सरकारी नौकरी की बात करते हैं। बेरोजगार सरकारी नौकरी क्या? हमारे समय में तो बहुत नौकरी लगी थी। इन्होंने कहा, इन्होंने तो 10 ये सालों में। कौशल रोजगार योजना वो बनाया निगम, सबसे बड़ा धोखा हरियाणा के युवाओं के साथ है, क्योंकि ये कहेंगे हम इतने करेंगे और कच्ची नौकरी पे रखेंगे, 30,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं देंगे। वो रोजगार है? वो तो धोखा है। और वो तो ऐसा काम कर रहे हैं कि कोई पक्की नौकरी नहीं मिलेगी कहेंगे, बल्कि 2 लाख, फिर 2 लाख पोस्ट कैसे खाली हैं? आज नौकरियां दी हैं तो 2 लाख पोस्ट कैसे खाली हैं? आज देखा आपने? अब मेरे साथ चलो,
अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्यों 2 लाख जगह तो खाली पड़ी है। ये परिस्थिति 2 लाख क्यों खाली है, क्यों खाली? आपके समय में क्या स्थिति थी सर? इतनी नहीं थी हमारे समय में, सब हम रेगुलर रिक्रूटमेंट होती रही। 2 लाख कम होता है क्या? 2 लाख आज जो है नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली हैं। अब ये कौशल रोजगार निगम कर रहे हैं, कहेंगे 25,000 जगह निकाल दी। इसका मतलब जो परमानेंट नौकरियां हैं वो 25,000 कम हो जाएंगी। हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है भविष्य के साथ। चलिए आखिरी में एक मैसेज, क्योंकि रोहतक, ये सर सच में ये अच्छी बात लगती है, रोहतक के किसी भी सड़क या किसी भी तरफ चले जाओ, मतलब ऐसे लगता है कि कहीं बाहर आ गए हों। ये मतलब अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और दूसरा, इसे बीजेपी या दूसरे लोग ये भी कहते थे कि हुड्डा साहब ने केवल रोहतक तक समेट दिया, लेकिन मैं अब एक पॉजिटिव मैसेज आपको चाहता हूं, क्योंकि रोहतक में हम कॉन्क्लेव कर रहे हैं, रोहतक की समस्याओं को उठा रहे हैं। रोहतक को आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं, पूरे प्रदेश को आप जानते हैं। मैं पूरे प्रदेश को जानता हूँ, एक रोहतक तक नहीं है। गुड़गांव किसने किया भाई? गुड़गांव दुनिया में नाम मशहूर है। आज करनाल कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है, कितने बाईपास है हिसार में, कितने बाईपास है हिसार में, नई यूनिवर्सिटी कैसे बनी, कुछ जगह तो बताओ जहां नाम मेरे समय में विकास हुआ। वो एक संदेश, क्योंकि आपके सामने रोहतक की जनता बैठी हुई है, बस एक मैसेज, क्योंकि हमारा रोहतक के लोगों से भी बात हो रही थी। अभी भी बड़ी बुनियादी सी दिक्कतें हैं, बिजली पानी की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है, सीवरेज की दिक्कत है, जाम की दिक्कत है, किसानों को अभी भी पानी की दिक्कत है। इस तरह की स्थिति अभी भी शहर में है या आसपास के? एक शहर की बात छोड़ो, पूरे हरियाणा में दिक्कत आई है, एक शहर में नहीं है। जहां जल भराव हो गया बारिश से, वहां कोई कंपनसेशन नहीं अब तक मिला, 2 साल तक। जब फसल बर्बाद हो गई वहां कुछ नहीं मिला। इस प्रकार से हर वर्ग, इसी वास्ते तो इससे रोहतक को इतने एलिवेटेड कर दिया है पूरा, जो इतनी बड़ी दिक्कत थी जिसपे आपका ध्यान नहीं था, ये सारे फ्लाईओवर, ये 4-5 फ्लाईओवर नहीं, सब जगह फ्लाईओवर बने। वहां से कमाल करे, रेवाड़ी से चला है, पानीपत तक गया है, वहां से चला महेंद्रगढ़ होकर अब बाला गया से, तो पूरे हरियाणा का उस टाइम में नेशनल हाईवे जो है उस टाइप के मंजूर किए हुए। और एक ये जो क्या मेरठ से आ रहा है और भिवानी होके राजस्थान में जाएगा, वो भी हमारे समय का था। बल्कि ये जो मौजूदा सरकार है, इनने तो लिखा था जरूरत नहीं है, पहली सरकार होगी हिंदुस्तान में जो कहेंगे वो नहीं। और आपका वो बीबीपुर जो नदी थी, नहर हमने खोदी थी, वो इन्होंने बंद करवा दी। तो इनका तो ये जो शहर के ऊपर एलिवेटेड इन्होंने बना रखे हैं, वो मनीष ग्रोवर यही बताते हैं कि ये सब किसी का ध्यान नहीं था, ऐसा है। ये सबसे वो काम किया इन्होंने। चलो जो भी हो, बना दिया एलिवेटेड, कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। ये तो अगर जो हमारी रेलवे लाइन को, गोहाना वाली रेलवे लाइन को बाहर ले जाते और ये रोड बनाते यहाँ, तो शहर को बहुत बड़ी राहत मिलनी थी। बहुत शुक्रिया सर। हुड्डा साहब, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और सरकार को साफ तौर पे चेताया भी और बताया भी कि ये जो जुमलेबाजी है या जिन बातों को आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, दरअसल स्थिति ये नहीं है, प्रदेश समझ रहा है। बहुत शुक्रिया सर। एक छोटे से ब्रेक